मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज आदित्य और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के बुक से, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर फर्स्ट है लक्ष्मीकांत बुक का। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग बुक है। इससे प्रीलिम्स और मेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे, ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। तो हम लोग पहले जानेंगे व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी, व्हाई इज पॉलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? Because polity is starting for student, it gain an understanding in constitutional importance of Indian and director principle of state policy in fundamental duties and fundamental rights। ये सब आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन हाउ कंट्री और स्टेट इज रन। ये डिटरमाइन करता है कंट्री और स्टेट कैसे रन करेगा, और इसके जानने के लिए, इसे जानने हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम लोग जान लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, और चैप्टर फर्स्ट पॉलिटी के बारे में जान लिए, आप लोग जानते ही होंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर फर्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जब ब्रिटिश आए थे 1600 में एज अ ट्रेडर्स, 1600 में आए थे एज अ ट्रेडर्स, बट इस बहुत सारी कंपनी में आए थे। 1600 में आए थे एज अ ट्रेडर्स, 1600 में आए थे एज अ ट्रेडर्स। और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आए थे, डच, फ्रेंच, डेनिश। बट ये लोग को ब्रिटिश से फाइट हुआ था, वो लोग आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे क्या क्या हुआ था। जब डेनिश को आया था, डेनिश इंडोनेशिया साइड में उसको भगा लिया गया था। यहाँ पे इंडिया का एक मैप बना लेते हैं, और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल में उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा आता था। तीनों का दीवानी राइट 1765 में मिल गया था, जब शाह आलम सेकेंड के द्वारा लिया गया था। शाह आलम सेकेंड को हराया गया था 1664 में बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? देख लीजिए, 1764 बैटल ऑफ बक्सर में इधर से लीड कर रहे थे हेक्टर मुंडो, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे, EIC के तरफ से रूल कर रहे थे। और इधर से कंबाइंड फोर्स ऑफ मिलिट्री था, जैसे कि तीनों मिले हुए थे। सुजाउद्दौला, ये थे अवध के नवाब। फिर से इधर से बंगाल के नवाब थे, और दिल्ली से शाह आलम सेकेंड थे। इन तीनों को अकेले हेक्टर मुंडो ने हराया था बैटल ऑफ बक्सर में। इसके बाद इसको दीवानी राइट दे दिया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, जो कि यहाँ पे पड़ता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आधा इंडिया को खुला मिल गया, इसको आधा इंडिया तो इनको ऐसे ही खुला मिल गया। और यहाँ पे पहले से रॉबर्ट क्लाइव आए हुए थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के द्वारा, उसको ट्रीटी ऑफ मद्रास के द्वारा मिला था। और बहुत सारे कर्नेटिक वॉर्स भी हुए थे फ्रेंच से मिलने के बाद यहाँ पे पौंडीचेरी वगैरह इसको मिल गया, और फ्रेंच अलग चला गया। डच को इन लोगों ने आइलैंड पे भेज दिया, इंडोनेशिया आइलैंड, यहाँ इन्होंने डच को भेज दिया। और बॉम्बे इनको दहेज में मिला था पुर्तगीज से। पुर्तगीज की जो प्रिंसेस थी कैथरीन बेकेंजा, उसको EIC के प्रिंस से शादी करवाया गया था, और बॉम्बे एज अ डॉरी उसको मिला था। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल इनको पूरा मिल गया। और इन्होंने आधा इंडिया पे सब डिवीजन ऑफ यूपी भी थोड़ा सा ले लिए थे लोग उस समय, और इनको आधा इंडिया खुला मिल गया। इसीलिए बेलगाम होकर इन लोगों ने रूल करना चालू कर दिया, क्रूर तरीका से रूल किया। फिर यहाँ पे इन लोगों का पॉलिसी था, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बैठता था वो देखा इंडिया में गवर्न कर रहा है कंपनी, ये डायरेक्ट गवर्न करना था कंपनी को, और कंपनी गवर्न कर रहा था इंडिया को। तो देखा इन लोगों ने बेलगाम तरीका से रूल किया, तो इन लोगों ने एक्ट लाया। बहुत सारे एक्ट लाए, जो कि इतना कंपनी रूल चला यहाँ से लेके यहाँ तक 1773 to 1857।
एंड क्राउन रूल चला 1858 टू 1947। तो हम लोग पहले देखेंगे कंपनी रूल, उसके बाद देखेंगे क्राउन रूल। कंपनी रूल में इन लोगों ने बहुत सारे रेगुलेट किए, अफेयर्स को लाए, बहुत सारे एक्ट लाए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कि इन लोग गाइडलाइन दिए, इन लोग को गाइडलाइन दिए कि अच्छे तरीके से रूल करें। तो हम लोग अब देखेंगे कंपनी रूल। कंपनी रूल कैसे गवर्न कर रहा था उस समय। उस समय का रूल पॉलिसी था, उस समय का रूल पॉलिसी ये था, ये ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पे कंपनी रूल कर रहा है ओवर इंडिया पे, पूरा इंडिया पे ओवर रूल कर रहा है। देन उसके बाद देखेंगे नाउ हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट ऑफ सीरीज है जो कंपनी के समय में आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पास कर रहा था। फर्स्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट आया, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, इसको पूरा करने के लिए फिर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसके बाद फिर पेट्स एक्ट आया, फिर कुछ कमी के लिए, कुछ अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। हम लोग देखेंगे सबको लाइन बाय लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सबको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद एक्ट ऑफ 1760 आया, इसमें फोर्ट विलियम का कहानी है, वो भी हम लोग देखेंगे। चार्टर एक्ट का सीरीज फिर आने लगा, तो चार्टर एक्ट, ये सब बहुत मेन एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ यूपीएससी। इससे हर साल क्वेश्चन आते ही रहता है। और हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट का सीरीज जो 20 साल पे आते रहता था। 4 चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें 1857 में क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद पावर को कंपनी से छीन लिया गया था और पूरी तरह इस पे ब्रिटिश का क्राउन का शासन आ गया था। फुल्ली क्राउन रूल चल रहा था 1858 से क्राउन रूल चल रहा था, 1947 तक चला था, इंडिपेंडेंट होने तक। तो हम लोग सबको देखेंगे लाइन बाय लाइन। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार फाउंडेशन किया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब ये लोग नींव रख रहे थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। और कैसे देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये गवर्नर जनरल जो था उस समय का, गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, उसको उस पद को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, उसको चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, जो ब्रिटिश से आए थे उस समय। इसके बाद वाले समय में अमेरिका में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां से भाग के आए थे, उसका भी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी जो था इंडिया का, बॉम्बे मद्रास और ये पूरा बंगाल, यहाँ जो गवर्नर बैठते थे ना, ये इसके अधीन होते थे, इसके अंदर में चलते थे। मतलब इसको आदेश दिया गया था, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, इसके पावर को लॉर्ड बैरन हेस्टिंग के, कि इसके ये दोनों जो चलेगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब इस समय इसका पॉलिसी थे क्या क्या, गवर्नर जनरल इसके साथ 4 काउंसिल में बैठते थे। इसका 1+5 का नीति था, 1+5। यही जो था एक गवर्नर जनरल था और 4 काउंसिल्स थे। और ये किंग इन काउंसिल इसको बोला जा रहा था एक तरह से। जैसे कि अगर ब्रिटेन का देखेंगे तो किंग इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में जब सिर्फ किंग जाएगा तो उसको हम लोग किंग इन पार्लियामेंट बोलेंगे। अभिभाषण देंगे, स्पीच देंगे, वो किंग इन पार्लियामेंट। और किंग इन काउंसिल हो गया किंग के साथ जो 4 काउंसिल, किंग के साथ जो काउंसिल बैठेंगे, जैसे किंग प्लस पीएम, तो इसको किंग इन काउंसिल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ होगा 1+5 का नीति, 1+5, 1 लॉर्ड बैरन हेस्टिंग जो किंग होगा और 4 काउंसिल्स जो यहाँ के पीएम होंगे। एक तरह से गवर्निंग बॉडी बनाया गया जो गवर्न करेंगे, कंपनी के रेगुलेट अफेयर्स को पूरा कंट्रोल करेंगे। उसके बाद बॉम्बे मद्रास इसके अकॉर्डिंग चलने लगे, बंगाल के अकॉर्डिंग, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग के अकॉर्डिंग। आगे का हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में। तो हम लोग देख रहे थे कोलकाता में इन लोगों ने एक एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किए, सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किए 1774 में। एक्ट कोलकाता में 1 चीफ जज के साथ और 3 अदर जज के साथ।
पहले चीफ जज आप लोग बताइएगा कमेंट में, पहले चीफ जज का नाम, फर्स्ट चीफ जज ऑफ इंडिया ऐसे। उसके बाद जो प्राइवेट ट्रेड होता था, प्राइवेट ट्रेड इसको बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। और प्रेजेंट्स गिफ्ट वगैरह को भी बैन कर दिया गया, जो अपने नेटिव से लेना मना था। नेटिव्स लोग को जो गिफ्ट देते थे, घूस वगैरह, ब्राइड्स वगैरह, इसको बैन कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने एक बॉडी लाया, बॉडी लाए, कोड ऑफ डायरेक्टर। It's a body that helps to in revenue matters, collection of military affairs, बहुत सारे पॉलिटिकल काम में इसका हेल्प करता था, ये हेल्प करता था, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन में, पॉलिटिकल अफेयर में, मिलिट्री में, मिलिट्री अफेयर्स में, इवन बहुत सारे चीजों में ये देखभाल करता था। मीन्स उसको कैसे चलेगा, वो कैसे गवर्न करेगा, वो ये डिटरमाइन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में इतने ही चेंजेस आए थे। इसके बाद दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट क्यों आया, इसमें कुछ कमी रह गया होगा तभी तो वो एक्ट आया, ऐसा कहा जाता है, वो ब्रिटिश के बुक में लिखा हुआ है। तो हम लोग दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड एक्ट अमेंडिंग एक्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एक्ट अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में। आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट कम आया अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट को जाना जाता है सेटलमेंट एक्ट के नाम से, ऑल्सो नोन एज सेटलमेंट। इसको सेटलमेंट एक्ट इसलिए जाना जाता है, इसमें क्योंकि सब चीज को सेटल करा जा रहा था अच्छी तरीके से, तो इसको जाना जाता है सेटलमेंट एक्ट के नाम से। इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल और काउंसिल, इसको क्या कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे पावर छीन लिया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुआ कोलकाता में, उसका सिर्फ काम था, सब चीज छीन लिया गया। उसका सिर्फ काम था कि वो पर्सनल लॉ मैटर को देखेंगे, जैसे कि हिंदूज का जो ट्राई तो हिंदूज लॉ और मुस्लिम का जो था मुस्लिम लॉ। जैसे कि होता है ना तलाक तलाक तलाक, वो सब मुस्लिम लॉ। तो ये लोग सिर्फ पर्सनल लॉ को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को एक बस, सुप्रीम कोर्ट को ओनली पर्सनल लॉ पे डिस्कशन करने के लिए दे दिया गया, बस। और टोटली पावर उससे छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक डिस्कशन पावर ही बना रह गया और सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं किया गया, बस पर्सनल लॉ पे देखा गया, जो कि उस समय चला जा रहा था। हिंदूज वर ट्राई टू अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉ एंड मुस्लिम वर ट्राई टू अकॉर्डिंग टू मोहम्मदियन लॉ। मुस्लिम में चलता था मोहम्मदियन लॉ उस टाइम, और हिंदूज में हिंदूज लॉ चलता था। बस वही उस सुप्रीम कोर्ट के पास था पावर। बाकी सब ये जो था लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, इसके पास गवर्नर जनरल और 4 काउंसिल थे। 1+5 का जो पॉलिसी था उस समय का, यही सब चीज कंट्रोल कर रहा था। यही पार्लियामेंट एक तरह से बन गया था। और शाह आलम सेकेंड जो था उस समय, दीवानी राइट लेने के बाद, आफ्टर गॉड दीवानी राइट, दीवानी राइट देने के बाद शाह आलम को क्या कि तुम सारा देखो, झगड़ा झंझट जितना भी लड़ाई वो है, क्षेत्रीय मामला वो सब तुम देखो, हमको सिर्फ टैक्स से मतलब है, रेवेन्यू से मतलब है। और इन्होंने दीवानी राइट ले लिया और सिर्फ टैक्स से मतलब रखते थे। जितना भी लड़ाई वगैरह हुआ उस समय हिस्ट्री के काल में फर्रुखसियार से हुआ, बहुत सारे एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, मराठा वॉर हुआ, फ्रेंच वॉर हुआ, टोटली देखने के लिए कर दिया मुगल को जो दिल्ली पे बैठा हुआ था उस टाइम। और ये बन गया पावरफुल, गवर्न कर रहा था। हाफ इंडिया इसको खुला मिल गया था पूरा, इधर पूरा बंगाल, इधर मद्रास, इधर पूरा बॉम्बे, और सब डिवीजन ऑफ यूपी का कुछ एरिया भी मिला था। ये पूरा आराम से गवर्न करेगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से भी पावर छीन लिया गया उस समय, और गवर्नर जनरल और काउंसिल यही 1+5 का नीति चलते रहा। उसके बाद क्या हुआ, पिट्स एक्ट के बाद आया सेकेंड एक्ट, तो हम लोग देखेंगे थर्ड एक्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स एक्ट।
पेट्स एक्ट, जो जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें आया गया सिस्टम, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उस समय, जो कमर्शियल पॉलिटिकल अफेयर दोनों मैनेज करता था, इस समय दो आ गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक न्यू बॉडी आया। लिखना पड़ेगा बेटा, स्टॉप। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे पेट्स एक्ट 1784 जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या हुआ कि इसमें दो जो बॉडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, न्यू बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बॉडी बनाया गया था न्यू, जिस कोर्ट ऑफ कंट्रोल एंड न्यू बॉडी यहाँ पे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या हुआ था कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा, रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स, मिलिट्री अफेयर जितना भी था उस समय जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल करता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, वो इसको इस पे कर दिया गया। और सिर्फ ये कमर्शियल चीज देखता है, जैसे व्यापार, छोटा मोटा व्यापार, इधर उधर पोर्ट का सामान, ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगा, सॉरी, और ये कमर्शियल अफेयर मैनेज करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें जो कहा गया ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस सिस्टम लाया, तो इसको इंडिया में कहा गया ब्रिटिश पोजेशन, तो इसको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो पावर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा पूरा ओवर, मतलब सिर्फ पर्सनल लॉ को, तो इसमें जो पावर था कंपनी का, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। मतलब जो 1+5 का नीति था, इसको और एक्सपेंड कर दिया गया। मीन्स की यही पूरा हेड था, किंग 1+5, गवर्नर जनरल विथ काउंसिल, यही एक तरह से पूरा इसको इतना एग्जेम्प्ट कर दिया गया, इसको पूरा अधिकार दे दिया गया कि यही गवर्न करेगा, पूरा सब अधीन हो गया था सब इसके। और इस सुप्रीम कोर्ट बस एक पर्सनल लॉ मैटर को, अफेयर को देखता। इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा एक्ट, एक्ट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय देखेंगे इसकी। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां से भाग के आया था। कहां से? ये अमेरिका से भाग के आया था। अमेरिका का जो आजादी का लड़ाई लड़ा गया था, ये अमेरिका से भाग के आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आर्मी था, ये आर्मी था, आर्मी मैन था। ये अमेरिका से भाग के आया था। अमेरिका से भाग के ये ब्रिटेन पहुंचा, ब्रिटेन पहुंचा। और वहां से इसको फिर बोला गया कि तुमको जाना पड़ेगा इंडिया जाके इसको गवर्नर जनरल बनने के लिए बोला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये 86 में ये दो डिमांड रखा। देख लिया कि यहाँ 1+5 का नीति चल रहा है। अगर इसमें 5 काउंसिल में से 3 भी काउंसिल अगर इसके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा तो ये कुछ रूल नहीं कर पाएगा, कुछ मतलब अपना शासन नहीं नियत कर पाएगा, चला नहीं पाएगा ठीक से। तो इसीलिए इसने 2 डिमांड रखा। इसका 2 डिमांड था क्या? तो ही प्लेसेड 2 डिमांड, 2 डिमांड रखा तो एक पोस्ट, उस पोस्ट के लिए he should be given power to override the decision of his council। इसने पूछा कि मुझे पावर चाहिए अपने काउंसिल के ऊपर का, काउंसिल बोलेगा उसकी बात मैं नहीं मानूंगा, उसके ऊपर मैं ओवरराइड करूंगा। इसने he should be given to power to override of the decision of his council and in special case, स्पेशल केस में भी इसने बोला कि मुझे ही पावर मिलना चाहिए, काउंसिल के बात मैं नहीं मानूंगा। और दूसरा डिमांड था इसको कमांडर इन चीफ बनाया जाए, कमांडर इन चीफ वहां का, बंगाल का कमांडर इन चीफ बनाया जाए। इसका 2 डिमांड था और इसी को 2 डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए इसको वापस से भेजा गया। और ये 1793 के आसपास आ चुके थे। 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था उड़ीसा, बंगाल, बिहार और कुछ यूपी के क्षेत्र में। इसमें परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग बाद में देखेंगे, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। इतना जान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था।
और इनको 2 डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था और इनको इंडिया भेज दिया गया था और ये इंडिया आए भी थे बस। और आगे का एक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।